लाइफ, ठीक है। अब जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है उसने जल्दी अपनी स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाना है, जितनी जल्दी रीच स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्विकली, बहुत जल्दी वो पहुंच जाती है। अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स जो होती हैं वो इनएक्टिव रहती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो ड्रग्स होती हैं वो इनएक्टिव रहती हैं जब तक उनको एक्टिवेट लीवर नहीं करता। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं, जितनी भी प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन्स लीवर से बन रही होती हैं, तो जब तक लीवर प्लाज्मा प्रोटीन वाली ड्रग्स को एक्टिवेट नहीं करेगा वो काम नहीं करेंगी। तो कीप इट रिमेंबर लाइक दिस, प्रोटीन्स लीवर में बनती हैं, तो इसलिए जो ड्रग्स होती हैं वो भी जब तक लीवर उसको एक्टिवेट नहीं करेगा वो एक्टिवेट नहीं होंगी। MCQ 158 मैं इस पे ना दायरा लगा देता हूँ, क्योंकि मैं इस MCQ को मेरे मुताबिक ये की ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक है, तो इसको जो है ना आप अपने ग्रुप में पोस्ट करें मेरा ख्याल है, और डॉक्टर फरा जो है उनसे एक दफ़ा कंफर्म करें। कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है। RBC मैंने यही कहा हाँ कि जी, डिस्कस हो चुका है ग्रुप के अंदर पहले भी ना, तो वो इधर दोबारा फिर आप डिस्कस करना चाहें तो कर ले, कोई चलें ठीक है। जिसको भी इसकी वो एक्सप्लेनेशन याद है ना, वो इसको ग्रुप में एक दफ़ा दोबारा कर दे, ठीक है। श्रिंक एंड लाइज हम याद रख लेते हैं, लेकिन जो मेरे मुताबिक था ना कि जब यूरिया आता हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो उसमें स्वेलिंग, श्रिंकेज, लाइज दोनों तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। सर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो उसमें पहले श्रिंकेज होगी, फिर जब वो यूरिया के मतलब सोल्यूशन के अंदर डालेंगे ना तो उसके अंदर मतलब स्वेलिंग पहले होती है फिर देन लाइस होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये कंबाइनली पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ना पहले इसने श्रिंकेज और लाइस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्वेलिंग का ऑप्शन है ही नहीं बीच में ना, इस वजह से ये ऐसे है। ठीक है, चलें, बेहतरीन, ठीक हो गया जी, बेहतरीन। चलो जी, हम भी याद रख लेते हैं श्रिंक एंड लाइस, ठीक है जी। स्वेलिंग का ऑप्शन नहीं है, इसलिए श्रिंक और लाइस दोनों के दरमियान वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा जी, 15 मैन जो है वो 159 MCQ, मैन क्रॉसिंग रोड, ही लुक्स राइट देन लेफ्ट व्हाइल मूविंग ड्राइविंग कार, इज मूवमेंट कॉज्ड बाय वर्टिब्रा। अच्छा जी, ये वाली वर्टिब्रा नो वाली, ये कौन सी थी? कल मैंने बताया था, जब आप अपनी एक बात पे अड़ जाते हो, आप हिलते नहीं हो, और आप कहते हो कि भाई मैंने बात नहीं माननी, ठीक है, नो पैटर्न मोमेंट, ठीक है, दिस इज नो पैटर्न मोमेंट। आप एक जगह पे, एक पिवट पे, एक पॉइंट पे हिले बगैर यूं कर रहे हो, डेट इज पाइवट ज्वाइंट, ठीक है जी। नो पैटर्न मोमेंट, आप राइट लेफ्ट जो देखते हो वो पाइवट ज्वाइंट। नो नो नो, नॉट एटलांटो एक्सियल, नॉट वो जो है ना वो वाला, वो था यस पैटर्न मोमेंट, ठीक है, यस पैटर्न मोमेंट, ठीक है, उसमें आता। हाँ, एटलेटो एक्सियल इज राइट एंड लेफ्ट, लेकिन आपने जो इधर याद रखना है वो इसको याद रखना है पिवट, इसको याद रखना है पिवट से, ठीक है, पिवट ज्वाइंट। नो पैटर्न मोमेंट इज पिवट ज्वाइंट, ठीक है। पिवट ज्वाइंट इज आल्सो कॉल्ड अलोंग द एक्सिस है ना ये, ठीक है, तो अटलांटिक ज्वाइंट, ठीक, ठीक हो गई, ठीक हो गई। अच्छा जी, और जो होती है हमारे पास यस पैटर्न मोमेंट अप एंड डाउन, ठीक है, वो होगा एलिप्सॉइड ज्वाइंट टाइप ना, ठीक है। और ज्वाइंट कौन सा होगा? अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो है ना, ये इसी तरह ही आपको याद रहेगा कि पिवट ज्वाइंट वाला कौन सा था, जिसमें हम एक बात पे अड़ जाते हैं और वो अलोंग द एक्सिस बात होती है, अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, ठीक है। अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट ज्वाइंट का नाम है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, और जो टाइप है वो पिवट है, ठीक है। और ये कौन सा है जी? हम बात पे अड़ गए, नो पैटर्न मूवमेंट, बस एक को याद रख लें, दूसरा उसके ऑपोजिट है। डन, ठीक है जी। A muscle that is attached to more than one joint and prevents the excessive movement of proximal joint is called, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल ज्वाइंट की एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करता है ना, वो बेसिकली उसको फिक्स करने वाला होता है, वो होता है फिक्सेटर, ठीक है। तो कीप इट रिमेंबर लाइक दिस, फिक्सेटर, फिक्सेटर उसको फिक्स करता है, वो एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल ज्वाइंट को नहीं होने देता। फॉल्स पॉजिटिव एंटीसीरा डी रिजल्ट फ्रॉम रोलेक्स फॉर्मेशन, वो जो स्टेक्स नहीं बन जाते आरबीसीज के, ठीक है, उसकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव एंटीसीरा डी आता है, ठीक है, जो रोलेक्स फॉर्मेशन की वजह से आता है। मोड इज डिफाइंड एज, कल इसका एक MCQ आया था, मैंने बताया था कि जो तीन चीज़ें हमें पता होती हैं वो क्या हैं, वो हैं जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो हमारी है, ठीक है। वो कौन सी है? मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है? वो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह, वो सारी क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जो हमें पता है मीन, मोड, मीडियन, वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अब इधर उसने वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से जो एक है मोड, उसकी डेफिनेशन लिख दी है कि मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज कॉल्ड मोड, जो सबसे ज़्यादा
मोस्ट कॉमन होती है ना ऑब्जर्वेशन वैल्यू, वो होती है मोड। रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेलानोमा इज, रिमेंबर, याद, ये अब आपको मुझे निमोनिक बताना है इसका। मैलिग्नेंट मेलानोमा का मैंने एक निमोनिक बताया, मैलिग्नेंट X. एक्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। Initially vein. हाँ जी, ए से अग्रेसिव, सबसे अग्रेसिव मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है, ठीक है। और एक्स से जीरो डर्मा पिगमेंटोसा, इसका जो रिस्क होता है वो जीरो डर्मा पिगमेंटोसा होता है। ई से मिशरी वेन, ठीक है जी। वाइटल कैपेसिटी की आगे, वायरल नहीं, वाइटल कैपेसिटी है ये। वाइटल कैपेसिटी की उसने डेफिनेशन पूछ ली है, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन देन एक्सपायरेशन। अगर किसी को ये ग्राफ नहीं आता तो ये एक दफ़ा इसको दोबारा पढ़ ले, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल होता है, अगर आप खींच के सांस लो तो वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, अगर खींच के बाहर निकालो तो वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, जो अंदर रह जाता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। आप इनको जोड़ते जाओ तो कैपेसिटीज बन जाती हैं, वॉल्यूम्स को जोड़ते जाओ, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी होती है कि आप पहले तो खींच के सांस अंदर लेते हो, फिर खींच के सांस बाहर निकालते हो, फिर आप बाहर निकाल देते हो। सिंपल, पहले खींच के सांस अंदर लिया फिर बाहर निकाल दिया, तो वो वाइटल कैपेसिटी है। एक सेकेंड। मिशरी वेन्स, Initially vein. हाँ जी। एंटी एजिंग इज बाय विच? अच्छा जी, एंटी एजिंग इज बाय विच? डिक्रीज कैलोरिक डाइट। कल एजिंग का एक और एमसीक्यू किया था। मैं बेसिकली पुराने एमसीक्यूज इसलिए करता हूँ ताकि आपको पुरानी चीजें भी याद रहें, भूले ना, ठीक है। रिलेट कर रहा हूँ मैं चीजें। एंटी एजिंग इज बाय विच डिक्रीज कैलोरिक डाइट, ठीक है। एंटी एजिंग बेसिकली होती है जिसमें डिक्रीज कैलोरिक डाइट जो है ना वो है। लेकिन कल हमने एक एमसीक्यू किया था जिसको जवाब है उसने हैंड रेज करना है। डिक्रीज डीएनए एंड सेल एक्टिविटी सीन इन, डिक्रीज डीएनए एंड सेल एक्टिविटी सीन इन। ये अब आसान चीज है लेकिन भूल गई है। नो, नॉट एपोप्टोसिस। नो, Aging, sir. Aging. यस यस, देखिए अब इधर एजिंग की बात हो रही है तो मुझे वो Cellular. वाली चीज आ गई कि सेलुलर एजिंग हमने एक मैकेनिज्म किया था जिसमें डिक्रीज डीएनए और सेल एक्टिवेशन होती है। सेलुलर एजिंग ये अब आसान चीज थी, उस वक्त सबने इग्नोर कर दी, ठीक है। मेरा इधर उसको पॉइंट आउट करने का मकसद ये था कि उस वक्त हमने फ्लो में उस चीज पे इतनी डिस्कशन नहीं की, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह भूल जाती हैं, ठीक है। प्रूव हो गया ये। एक इधर डॉक्टर साहब ने एपोप्टोसिस, अब उनको जिन्होंने एपोप्टोसिस लिखा है ना, जिन्होंने जवाब दिया, उनको हमेशा याद रहेगा कि डिक्रीज डीएनए और सेल एक्टिवेशन जो होती है ना वो सेलुलर एजिंग में होती है, सेलुलर एजिंग में होती है। और एंटी एजिंग में क्या होता है? डिक्रीज कैलोरिक डाइट होती है, डिक्रीज कैलोरिक डाइट होती है। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह जी, सबको याद रहेगा। अ वुमन वांट्स टू डिक्रीज हर वेट, व्हाट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप फॉर हर मैनेजमेंट? ठीक है जी, एक औरत है उसने अपना वजन कम करना है, तो सबसे पहले वो अपनी आप की मॉनिटरिंग करे, सेल्फ मॉनिटरिंग करे, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट उसकी क्या होगी? सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है। सिंकिंग हार्ट, जब भी वो कहे जी सिंकिंग हार्ट हो रहा है, हार्ट बंद हो रहा है, मसल वीकनेस है, ईसीजी में टी वेव्स है, ये ना थोड़ा वेग सिनेरियो, टी वेव्स की